हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो क्लास में हम क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपका सिलेबस बता दूं। मैं सिलेबस बता भी चुकी हूँ एक सेपरेट वीडियो में, ठीक, कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, क्लास 12 का जो सिलेबस है वो 30% कम हो चुका है, ठीक है। यूपी बोर्ड से 30% जो सिलेबस है वो कम हो गया है, जिसमें से आपको 16 चैप्टर में सिर्फ 11 चैप्टर ही पढ़ना है, ठीक। आपका जो पहला चैप्टर था जीवों में जनन, लास्ट ईयर में आपका जो पहला चैप्टर था जीवों में जनन, वो इस बार आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, वो आपका इस साल पहला चैप्टर है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, मतलब जो हम लोग का लास्ट ईयर फर्स्ट चैप्टर था वो आपको नहीं पढ़ना है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन ये आपका सेकंड चैप्टर था, लेकिन इस साल 30% जो आपका कहते हैं पाठ्यक्रम कम होने की वजह से ये आपका पहला चैप्टर हो गया है। तो आपको 16 चैप्टर में सिर्फ 11 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं और आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला चैप्टर आपका पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। आप सभी को पता है कि जनन हमारा दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल, ठीक। अलैंगिक जनन में हमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है और लैंगिक जनन में हमें दो विपरीत जनकों नर और मादा की आवश्यकता होती है, ठीक है। नर भाग में नर युग्मक बनता है और मादा भाग में मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक। तो जो पुष्पी पौधे हैं, ठीक है, पुष्पी पौधों में जो लैंगिक अंग वो पुष्प ही होता है, ठीक है। पुष्प में ही नर भाग होता है और पुष्प में ही मादा भाग होता है, ठीक है। यानी पुष्प में ही जो हमारा पुष्प यानी जो फूल होता है, किसी भी पौधे का जो फूल होता है उसी में ही नर भाग होता है और उसी में ही मादा भाग होता है, ठीक है। इसलिए पुष्पी पौधों का जो लैंगिक अंग कौन होता है, पुष्प ही होता है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम पुष्प की संरचना देख लेते हैं। तो ये हमारी पुष्प की संरचना है, ठीक। तो एक पुष्प के संरचना में विभिन्न अंग पाए जाते हैं, ठीक है। विभिन्न अंग जो पुष्प की संरचना के जो विभिन्न अंग है वो निम्न है। पहला हमारा है पुष्पवृंत, ठीक है। जिस डंठल से तने से या शाखा से ये जुड़ा होता है उसे हम पुष्पवृंत कहते हैं, ठीक है। जो हमारा पुष्प है वो जिस डंठल से ये जिस डंठल से जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्पवृंत बोलते हैं। दूसरा हमारा पुष्पासन। पुष्पवृंत के आगे का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, पुष्पासन कहलाता है। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं। जैसे पुष्प के अन्य भाग क्या हो गया, जैसे बाह्य दल हो गया, दल पुंज हो गया, वो कहाँ लगे होते हैं, पुष्पासन में लगे होते हैं। तीसरा भाग हमारा बाह्य दल पुंज यानी कैलिक्स। पुष्प के सबसे नीचे का भाग जो हरे रंग का होता है, आपने सभी ने पुष्प देखा है, तो पुष्प के जो हरे रंग का भाग होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बाह्य दल पुंज कहते हैं। इसकी एक इकाई को हम बाह्य दल या सेपल बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो एक इकाई होती है, मतलब इसकी जो सारी इकाई, एक ही तो हरा भाग नहीं होता, ढेर सारे होते, तो इसके जो पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं और इसकी एक इकाई को सेपल कहते हैं, ठीक है। इसे हम सहायक जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सहायक जनन अंग कहते हैं। दूसरा है हमारा दल पुंज, कोरोला। पुष्प का जो रंगीन भाग होता है उसे दलपुंज या कोरोला कहते हैं, ठीक है। इसकी एक इकाई को हम दल कहते हैं। ये भी हमारा क्या है, सहायक जनन अंग है, ठीक है। पांचवा है हमारा पुमंग। पुमंग या इसे हम नर जननांग भी कहते हैं। नर जननांग को पुमंग कहते हैं, ठीक है। जो हमारा नर भाग होता है, जो पुष्प का नर भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। पुमंग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। तो ढेर सारे आपने देखा है जो छोटे छोटे कहते हैं फूलों के बीच में पाए जाते हैं, तो उसको हम सबको क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं।
इसकी एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पहला पुतंतु और दूसरा परागकोश। ठीक है, ये हमारा परागकोश है एंथर, और ये एक लंबी जो नली है, ठीक है, जिससे ये फूल से जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। ठीक, तो हमारे क्या नाम है, 5 भाग हमने देख लिए। अगला भाग है हमारा जायांग। यह पुष्प का मादा भाग होता है। ठीक है, प्रत्येक जो हमारा जो जायांग है, प्रत्येक जायांग के 3 भाग होते हैं। ठीक है, सबसे जो नीचे का भाग होता है, ये देखिए इसी फिगर हम देखते हैं, सबसे जो नीचे का भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर ही बीजांड होते हैं, बीजांड में क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। ये जो पतला आपको पतली सुराही की तरह जो संरचना दिख रही है उसे हम वर्तिका बोलते हैं, और ऊपर जो तस्तरी नुमा संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं। ठीक है, तो वर्तिकाग्र को इंग्लिश में हम स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिका को इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, और अंडाशय को हम इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। ठीक ठीक है, तो यह क्या है, जो जायांग है वो पुष्प का क्या है, मादा भाग है। ठीक, और वो कहते हैं इसके 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आवश्यक जनन अंग है। पुष्प को 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है हमारा सहायक जनन अंग और दूसरा होता है आवश्यक जनन अंग। ठीक, तो हमारा जो सहायक जनन अंग है वो क्या है, बाह्य दल और दल पुंज। ठीक है, सहायक जनन अंग कौन हो गया, बाह्य दल और दल पुंज। आवश्यक जनन अंग क्या है, पुमंग और जायांग। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग है हमारी लघु बीजाणुधानी। ठीक, परागकोश, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, प्रत्येक परागकोश में 2 पाली होती है, एक पाली में 2 परागकोश होते हैं। अगर हम हमारा जो पराग पुमंग है या परागकोश है, पुमंग तो हम उसकी सारी पूरी इकाई को बोलते हैं। अगर उसकी एक इकाई को यानी परागकोश को हम लें और अगर उसे हम बीच से काट दें तो हमें क्या दिखाई देगा, प्रत्येक परागकोश में 2 पाली होती है। ठीक, 2 पाली में एक पाली में 2 परकोश होते हैं, एक पाली में 2 परकोश होते हैं, और इन्हीं क्या कहते हैं, हम लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इसी में ही परागकण का निर्माण होता है, लघु बीजाणुधानी में ही परागकण का निर्माण होता है। ठीक है, तो परागकोश में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिनमें से एक अधोस्तरी कोशिका आकार में क्या होती, बड़ी हो जाती है। ठीक है, बड़ी होकर ये प्रपसु कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर, ठीक है, जो अधोस्तरी कोशिका है उसका क्या नाम है, प्रपसु कोशिका। और ये कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है, पहली प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका लगातार विभाजित होकर कोशिका का समूह बना लेती है, और जब ये कोशिका का समूह बन जाता है तो ये 3 स्तरों में बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक, पहले देखिए ये एक कोशिका रहती है, ये इसमें समसूत्री विभाजन होता है, तो समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 कोशिका बन जाती है। ठीक, और पहली क्या है, पहली हमारी क्या है, प्राथमिक भित्ति कोशिका, और दूसरी क्या है हमारी, प्राथमिक बीजाणु कोशिका। जो हमारी प्राथमिक भित्ति कोशिका है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या है हमारा प्राथमिक भित्ति कोशिका, और ये दूसरी हमारी प्राथमिक बीजाणु कोशिका, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, जो प्राथमिक भित्ति कोशिका है वो क्या होती है, वो लगातार विभाजित होती रहती है। ठीक, और विभाजित होकर क्या करती है, ढेर सारी कोशिका का एक समूह बना लेती है, और ये कोशिका ये जो कोशिकाएं हैं वो 3 स्तरों में विभाजित हो जाती हैं। पहला स्तर हम क्या कहते हैं इसको, इपिडर्मिस, यह एक कोशिकीय बाह्य परत है, ये बाहर की तरफ होती है। दूसरा हमारा मध्य स्तर,
यह 1 से 3 परत का होता है और जल्द ही नष्ट हो जाता है और ये नष्ट होकर बन रहे परागकण को पोषण प्रदान करता है। तीसरी जो हमारी है सबसे अंदर वाली लेयर, जो सबसे अंदर की तरफ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टैपिटम कहते हैं। टैपिटम भी नष्ट होकर बन रहे परागकण को पोषण प्रदान करता है। चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या नाम है, ये हमारा कहते हैं फिगर है। पहला हमने अभी क्या पढ़ा, मध्य स्तर, पहला हमारा बाह्य स्तर, दूसरा हमारा मध्य स्तर और तीसरा हमारा टैपिटम। ठीक, मध्य स्तर नष्ट होकर क्या करता है, बन रहे परागकण को पोषण प्रदान करता है और टैपिटम भी नष्ट होकर बन रहे परागकण को पोषण पहुंचाता है। ठीक, अगली हेडिंग है हमारी लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन में प्रत्येक लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 अगुणित लघु बीजाणु बनाते हैं। ठीक है, जो लघु बीजाणु है, जो अभी हमने पढ़ा, जो लघु बीजाणु जनन है, उसके मातृ कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु बनते हैं। ये चारों लघु बीजाणु विभिन्न प्रकार के चतुष्कों में जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये जो लघु बीजाणु होते हैं वो अलग अलग पुष्पों में अलग अलग प्रकार से ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये चतुष्क क्या है, निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। पहला रैखिक, ठीक है, ये परागकण एक के ऊपर एक लाइन से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये चित्र में देख रहे हैं। दूसरा है हमारा समद्विपार्श्विक। ठीक है, इसमें एक बीजपत्री में ये चारों लघु बीजाणु समद्विपार्श्विक में चतुष्क बनाते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा क्रासित। इस प्रकार का एक बीजपत्री बनता है। इस प्रकार का जो चतुष्क है वो किसमें बनता है, एक बीजपत्री में बनता है। टी आकार की, इसमें जो हमारे कहते हैं जो लघु बीजाणु चतुष्क में, टी आकार के चतुष्क में, ठीक है, ये जैसे टी आकार, ये टी आकार के चतुष्क में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और पांचवा है हमारा चतुष्फली। ये अधिकांश द्विबीजपत्री में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें लघु बीजाणु अधिकतर द्विबीजपत्री में जो लघु बीजाणु होते हैं वो जुड़े होते हैं। ठीक है, इसी क्रम में लगे होते हैं। अगला है हमारी हेडिंग परागकण की संरचना या लघु बीजाणु की संरचना। ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। प्रत्येक परागकण या लघु बीजाणु एक अति सूक्ष्म रचना है जिसका व्यास कितना होता है, 0.025, ठीक है, mm। ठीक है, 0.025 mm से 0.115 mm तक होता है। यह एक कोश की रचना है जिसके चारों ओर 2 स्तर होते हैं। पहला बाह्य चोल, ठीक है, यह मोटी, दृढ़, भंगुर व क्यूटीन युक्त होती है। दूसरा भीतरी परत, ये लचीला व पतला होता है, इसे अंतःचोल कहते हैं। बाह्य चोल एग्जाइन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। परागकण या लघु बीजाणु के अंकुरण करने पर पराग नलिका, ठीक है, पोलन ट्यूब, इन्हीं छिद्रों द्वारा बाहर निकलती है। परागकण के बाह्य चोल में स्पोरोपोलिन नामक पॉलीसेक्राइड होता है, इसलिए इसका जैविक अपघटन नहीं होता। इसी कारण परागकण को हम जीवाश्म के रूप में परिरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा परागकण यानी जो हमारा बीज, उसमें क्या होता है, स्पोरोपोलिन होता है, इसलिए इसे हम आराम से जीवाश्म के रूप में रख सकते हैं। यानी इसको आराम से हम इसे परिरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना चित्र देख लेते हैं परागकण का। ये परागकण, इसके हमने अभी पढ़ा ना, 2 स्तर होते हैं, बाह्य चोल, एग्जाइन। दूसरा क्या होता है इसका, अंतःचोल। अंतःचोल में क्या होते हैं, अंतःचोल में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये देखिए छिद्र है, ठीक है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3 ये छिद्र होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, हम जनन छिद्र बोलते हैं। इसी से हमारी जो पराग नली, जो पोलन ट्यूब है, इसी से बाहर निकलती है। ठीक है, और कहाँ तक जाती है, अंडाशय तक पहुंचती है। ठीक,
अगली हेडिंग है हमारी लघु युग्मक जनन तथा नर युग्मोद्भिद। परागकण परागकोश, ठीक है, पोलन सेक्स से मुक्त होने से पहले ही अंकुरण शुरू कर देता है। इसका केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा एक बड़ा केंद्रक जिसे ट्यूब केंद्रक या कायिक केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, ट्यूब न्यूक्लियस को हम कायिक केंद्रक कहते हैं। जो हमारा जो बड़ा केंद्रक है उसे हम कायिक केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है, कहते हैं। एक छोटा केंद्रक होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जनन केंद्रक बोलते हैं, जेनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो यानी जो हमारा, ठीक है, तो यानी हम जो हमारा जो केंद्रक है यानी ये, ठीक है, जो हमारा केंद्रक है वो क्या करता है, पराग कोश से मुक्त होने से पहले, ठीक है, क्या करता है, अंकुरण करना शुरू कर देता है। और उसमें क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है और ये दो केंद्रक में बट जाता है। एक बड़ा केंद्रक होता है जिसे हम ट्यूब केंद्रक या कायिक केंद्रक, इंग्लिश में से वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यह जनन केंद्रक जिसको हम जेनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, में विभाजित हो जाता है। ठीक है, ठीक, कायिक केंद्रक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनन केंद्रक जेनरेटिव न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है। ये देखिए इस प्रकार हमारा जो कहते हैं केंद्रक है वो दो केंद्रक को विभाजित हो जाता है, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा जेनरेटिव न्यूक्लियस। ये जो हमारा अंतःचोल ये उसमें ये फंसा रहता है। ठीक, कुछ समय बाद, ठीक है, कुछ समय बाद जो जनन केंद्रक है जो अभी अंतःचोल में फंसा हुआ था वो क्या होता है, बाहर निकल आता है और स्वतंत्र रूप से जो हमारा कोशिका द्रव्य है उसमें तैरने लगता है। ठीक है, जो हमारा वेजिटेटिव है वो वेजिटेटिव कायिक केंद्रक वो किसका निर्माण करता है, पोलन ट्यूब यानी पराग नली का निर्माण करता है। ठीक है, जो हमारा जनन केंद्रक है, ठीक, जनन केंद्रक की जो कोशिका होती है वो छोटी होती है पर केंद्रक क्या होता है, बड़ा होता है। पर जो हमारा कायिक केंद्रक है उसकी कोशिका बड़ी होती है पर केंद्रक क्या होता है, छोटा होता है। ठीक, ठीक है, जब जनन केंद्रक हमारा कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से आ जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, दो केंद्रक अवस्था कहते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेम यानी पराग कण की दो केंद्रक अवस्था, टू न्यूक्लियस स्टेज कहते हैं। ठीक, इसके बाद मतलब ये जो टू स्टेज कहते हैं, जब ट्यूब न्यूक्लियस स्टेज आ जाती है उसके बाद क्या होता है, जो हमारा पराग कोश है वो क्या होता है, फट जाता है। ठीक, ये कब फटता है, जब टू न्यूक्लियस स्टेज आ जाती है तब हमारा क्या होता है, पराग कोश क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, उसके बाद जो पराग कण हैं वो उड़कर कहाँ पहुंच जाते हैं, वर्तिकाग्र में पहुंच जाते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंच जाते हैं, हमारे स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं और जैसे ही ये वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं इनमें अंकुरण होने लगता है। ठीक है, जैसे ही वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं इनमें क्या होता है, अंकुरण होने लगता है। जो हमारा वेजिटेटिव यानी हमारा जो कायिक केंद्रक है, ठीक, जब इसमें अंकुरण होने लगता है तो हमारा जो बाह्य चोल तो नहीं लेकिन जो हमारा अंतःचोल है, ठीक है, उसको ये वेजिटेटिव केंद्रक उसमें छिद्र को में छेद कर देता है और ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। ठीक है, इसमें आगे की ओर, इसमें जो हमारा क्या रहता है, आगे की ओर कौन रहता है, कायिक केंद्रक रहता है और पीछे की ओर कौन रहता है, जनन केंद्रक रहता है। ठीक है, जनन केंद्रक में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो नर युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मकों के बाद जब नर युग्मकों का निर्माण हो जाता है, ठीक है, और ये क्या नाम है, जो भी कहते हैं दोनों नर युग्मक अंडाशय तक पहुंच जाते हैं तो हमारी क्या है, पराग नली क्या हो जाती है, ये नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि पराग नली की कितनी लंबाई होती होगी। ठीक, ये पराग नली कितनी लंबी होती होगी, तो ये पराग नली हमारी वर्तिका पर, ठीक है, वर्तिका पर निर्भर होता है क्योंकि जो हमारी पोलन ट्यूब यानी पराग नली का कार्य क्या होता है, नर युग्मकों को अंडाशय तक पहुंचाना। ठीक है,
और जैसे ही ये अंडाशय तक नर युग्मक पहुंच जाते हैं, जो हमारी पराग नली है वो क्या है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए पराग नली की लंबाई उतनी होती है जितनी पुष्प के वर्तिका की, ठीक है, जितने की वर्तिका की लंबाई होती उतनी हमारी पराग नली की लंबाई होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा कहते हैं, ये जो पराग नली आगे बढ़ती है, जिसमें हमारा आगे क्या रहता है, वेजिटेटिव रहते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है, और पीछे हमारे दो नर युग्मक रहते हैं, गैमेटोफाइट, ठीक है। उसके बाद जब ये साइटोप्लाज्म इस परागनली में आ जाता है तो पीछे एक कहते हैं प्लग लग जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोस प्लग लग जाता है, ताकि ये जो साइटोप्लाज्म वापस अंतःचोल में ना जा पाए, ठीक है। तो ये आपने ये देखा हमारा, ठीक है, आपने देखा कि किस प्रकार नर युग्मक का निर्माण होता है, ठीक, और किस प्रकार ये पराग नली से अंडाशय तक पहुंचता है। अगली हेडिंग हमारी बीजांड या गुरु बीजाणु धानी की संरचना, ठीक। जो बीजांड होता है, बीजांड कहाँ होता है, अंडाशय में, ठीक है, और अंडाशय कहाँ होता है, ये जायांग का पार्ट है, ठीक। जायांग क्या होता है, हमारे 3 भागों में बटा होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय में ही हमारा बीजांड होता है। तो अब चलिए इसका हम देख लेते हैं इसकी संरचना। तो बीजांड है वो हमारा 2 आवरणों से घिरा होता है, बाह्य आवरण और अंतः आवरण। जिस स्थान पर यह आवरण अपूर्ण होता है उस स्थान को हम बीजांड द्वार कहते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पर क्या है, ये पूर्ण मिला नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, ठीक है। बीजांड द्वार के जस्ट जो पीछे का जो भाग होता है, इसके विपरीत भाग को क्या हम लोग बोलते हैं, निभाग बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ये हमारा भ्रूण कोश है, ठीक। भ्रूण कोश में कहते हैं भ्रूण, ये जो हमारा बीजांड है, ठीक, कि जिस व्रंत से जिससे ये जुड़ा रहता है अंडाशय से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजांड व्रंत बोलते हैं, ठीक है। बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिका होती है, जिसमें से 2 को हम सहायक कोशिका बोलते हैं और 1 को क्या बोलते हैं, अंड कोशिका, ठीक है। इसके विपरीत निभाग की तरफ जो 3 कोशिका होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं, और बीच में एक केंद्रक और होता है, एक कोशिका और होती है, ठीक है। बीजांड काय के अंदर भ्रूणकोश होता है। भ्रूणकोश में 3 कोशिका बीजांड द्वार की तरफ होती है और 3 कोशिका निभाग की तरफ होती है। अभी आपको मैंने बताया, एक कोशिका मध्य में होती है जिसमें 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है। भ्रूणकोश में 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था होती है, ठीक है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था होती है। अब आप ये सोचो ये कैसे, तो ये देखिए हमारी कितनी कोशिका है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कोशिका है, ठीक। लेकिन इस कोशिका के अंदर इनमें एक एक केंद्रक होता है, लेकिन जो हमारी 7वीं कोशिका इसके अंदर क्या होते हैं, 2 केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो केंद्रक कितने हो गए, 8 हो गए, कोशिका कितनी हो गई, 7। तो इसलिए इसे 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना कहते हैं। ये आपका प्रश्न पूछता भी है, ठीक है, ठीक है। तो आपके प्रश्न पूछता भी है कि भ्रूणकोश में कितनी कोशिका और कितने केंद्र की अवस्था होती है। तो भ्रूणकोश में 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की अवस्था होती है। अगली हेडिंग है हमारी गुरु बीजाणु जनन, ठीक है, या मादा युग्मक। गुरु बीजाणु का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। गुरु बीजाणु जनन पुष्प के मादा भाग यानी जायांग के अंतर्गत होता है। बीजांड काय के अंदर एक कोशिका होती है जो अर्ध स्तरीय कोशिका कहलाती है। यह कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका का निर्माण करती है, जिनमें से एक बीजाणु जनन कोशिका और दूसरे को भित्तीय कोशिका कहते हैं, ठीक है। गुरु बीजाणु जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह एक कोशिका से 4 कोशिका बनाती है, ठीक है। जो हमारी बीजाणु जनन कोशिका है, ठीक, उसमें क्या होता है, उसमें कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन होता है और एक से ये क्या कितनी कोशिका बनाती है, 4 कोशिका का निर्माण करती हैं। और ये कैसी कोशिका होती है, अगुणित होती हैं, ठीक है। यही जो गुरु बीजाणु कहलाती, इनमें से बाद में
ठीक है। इनमें से देखिए 4 हमारे कहते हैं 4 अगुणित कोशिकाएं, जिनमें से बाद में 3 क्या होती नष्ट हो जाती हैं और एक ही क्रियाशील रहती है। क्रियाशील गुरु बीजाणु धीरे धीरे वृद्धि करता है और समसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका बना लेता है। ठीक है। पहला बीजांड द्वार की तरफ चला जाता है और दूसरा निभाग की तरफ चला जाता है। ठीक। इनमें फिर समसूत्री विभाजन होता है और एक कोशिका विभाजित होकर फिर से 2 कोशिका बना लेती हैं। फिर ये विभाजित होकर 4 कोशिका बना लेती हैं और उसके बाद यह विभाजित होकर 8 कोशिका बना लेती हैं। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर विभाजित होकर कितनी कोशिका बना ली, 8 कोशिका बना ली। फिर इनमें से जो एक कोशिका है, एक कोशिका मतलब जो हमारी 4 कोशिका ऊपर थी और 4 कोशिका नीचे थी। ठीक है। 4 कोशिका जो हमारे बीजांड द्वार की तरफ थी और 4 कोशिका जो निभाग की तरफ थी, उनमें से एक कोशिका कहाँ जाती, मध्य में आ जाती है और ये क्या करती, द्वितीय केंद्र का निर्माण करती हैं और बाकी जो बचती हैं 3-3 कोशिका वो व्यवस्थित हो जाती हैं। ठीक है। जो कोशिका निभाग की तरफ चली जाती है उसे हम प्रतिमुख कोशिका कहते हैं और जो बीजांड द्वार की तरफ रहती उन्हें हम क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। इसके अगल बगल वाली को हम सहायक कोशिका बोलते हैं और बीच वाली को अंड कोशिका कहते हैं। यही हमारी क्या होता है, मादा युग्मक कहलाती है। ठीक। अगली हेडिंग हमारी परागण, पोलिनेशन। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर जायांग के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ये 2 प्रकार से होता है, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक, और परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें किसी माध्यम के द्वारा परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है। स्वतः परागण में उसमें जो कहते हैं प्राकृतिक रूप से जो परागकण है वो पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ठीक है। लेकिन इसमें परपरागण में किसी माध्यम से जो परागण है वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। ये 4 प्रकार से होता है। पहला है वायु परागण, वायु के माध्यम से उड़कर परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। ठीक। जल परागण में जल के माध्यम से जो जलीय है, जलीय माध्यम जैसे हो गया मछली हो गया, ठीक है, जलीय माध्यम जैसे किसी भी माध्यम से ये जल के माध्यम से पहुंचकर जल के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जल परागण। जंतु परागण, जब जंतुओं के माध्यम से, ठीक है, कीड़े मकोड़ों के हाथ पैर में जो कहते हैं जो परागकण वो चिपक जाते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु परागण कहते हैं। ठीक है। कुछ हमारे जो आपके परागण हैं वो किस में होता है, जैसे कीट परागण हमारा साल्विया, मटर, अंजीर में होता है। पंछी परागण हमारा बिग्नोनिया में होता है। घोंघा परागण जिमीकंद में होता है। चींटी परागण हमारा कदम में, चमगादड़ वो परागण हमारा कदम में होता है। ठीक है। चौथा हमारा है कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल परागण क्या, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या कहलाता है, जब कभी आप याद रखें कि जहां कहीं भी अगर कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वर्ड अगर जुड़ गया है तो इसका मतलब वो खुद नहीं हो रहा है, वो किसके द्वारा कराया जा रहा है, मनुष्य के द्वारा। ठीक है। कृत्रिम यानी मनुष्यों के द्वारा वो करवाया जा रहा है। तो मनुष्य द्वारा कृत्रिम ढंग से किसी पुष्प के परागकणों का स्वेच्छानुसार किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने को ही कृत्रिम परागण कहते हैं। ठीक। ये निम्न विधियों द्वारा होता है। पहला होता है विपुंसक। इस विधि में जो पुष्प का पुंकेसर होता है उसे हम काट कर अलग कर देते हैं ताकि जो उसके परागकण है वो पुष्प के वर्तिकाग्र तक ना पहुंच पाए। ठीक है। दूसरा हमारा है थैलीकरण। इस विधि में जो पुष्प का वर्तिकाग्र होता है उसको हम किसी पन्नी से बांध देते हैं ताकि उसका जो परागकण है वो वर्तिकाग्र तक ना पहुंच पाए। ठीक। और हम अपने हिसाब का परागकण उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचा सकें। अगली हेडिंग हमारी निषेचन, फर्टिलाइजेशन। परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और ये जैसे ही वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो वर्तिकाग्र से कुछ रसायन पदार्थ स्रावित होने लगते हैं जो इसका क्या करते हैं, अंकुरण करने लगते हैं और परागकण के जनन छिद्र से पराग नली निकलती है। ठीक। धीरे धीरे पराग नली भ्रूण कोश के अंदर पहुंच जाती है। पराग नली के द्वारा
ठीक, मैंने अभी आपको हम लोग ने अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जब वो कहते हैं जो हमारा पराग नली है उसमें आगे कौन रहता है, वेजिटेटिव हमारा कायिक केंद्रक रहता है, पीछे दोनों नर युग्मक रहते हैं। ठीक है, और वो किससे बने रहते हैं, जो हमारा कहते हैं जेनरेटिव न्यूक्लियस रहता है, जो हमारा जनन केंद्रक रहता है, उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक बनते हैं। ठीक है, तो पराग नली भ्रूण कोश के अंदर पहुंच जाती है। पराग नली के द्वारा जो दोनों नर युग्मक हैं वो भ्रूण कोश के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इनमें से जो एक नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होकर प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है। दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है। ठीक है, प्राथमिक जो भ्रूणपोष विकसित होकर फल का भ्रूणपोष बनाता है। ठीक, ये देखिए ये हमारा क्या है, मैंने आपको ये हमारा एक फिगर है। ठीक, ये जो हमारा है पराग कोश से जो कहते हैं हमारे पराग कण फटकर कहाँ पहुंच गए हैं, वर्तिकाग्र तक। वर्तिकाग्र तक पहुंचने के बाद इसमें से एक पराग नली निकलती है और ये पराग नली धीरे 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 कहाँ तक पहुंचती है, हमारी भ्रूण कोश के तक पहुंचती है। ठीक है, जब ये भ्रूण कोश तक पहुंचती है तो इसी के द्वारा जो दोनों नर युग्मक हैं वो भी पहुंचते हैं। ठीक, तो जो पहला नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होकर क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष। ठीक, और दूसरा जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका के साथ संलयित होकर क्या बनाता है, द्विगुणित युग्मनज। ठीक है, तो जो प्राथमिक भ्रूणकोश है वो कहते हैं क्या बनाता है, फल का भ्रूणपोष बनाता है। क्या बनाता है, ये फल का भ्रूणपोष बनाता है। और यही भ्रूणपोष द्विगुणित युग्मनज से बने भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरा निषेचन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दोहरा निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि दो नर युग्मक हैं। ठीक है, एक नर युग्मक हमारा द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित हो रहा है और दूसरा हमारा अंड कोशिका के साथ संलयित हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन या द्वितीयक निषेचन। ठीक है, द्विनिषेचन बोलते हैं। ठीक, इसमें जो कहते हैं हमारा जो हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष है इसमें कितने केंद्रक हैं, 3 केंद्रक हैं। 2 हमारा द्वितीय केंद्रक का और 1 हमारा नर युग्मक का। ठीक है, और ये हमारा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रियन या त्रिसमयन इसको बोलेंगे। और इसमें हमारा 2 है। ठीक है, 2n। ठीक है, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। तो जो कहते हैं जो हमारे, और ये किस में होता है, आवृत्त बीजी पौधों में। जो हमारे पुष्प वाले पौधे हैं ये उनका विशिष्ट लक्षण है। पुष्प वाले पौधों में क्या होता है, दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन इसे हम क्यों कहते हैं, क्योंकि 2 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि 2 नर युग्मक 2 मादा युग्मक के साथ संलयित हो रहे हैं। एक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित हो रहा है और दूसरा अंड कोशिका के साथ संलयित हो रहा है। ठीक, तो दोहरे निषेचन की क्रिया जो एंजियोस्पर्म यानी हमारे जो आवृत्त बीजी पौधे हैं उनका एक विशेष लक्षण है। दोहरे निषेचन में 2 निषेचन होता है। पहले निषेचन को हम सत्य निषेचन कहते हैं, जिसमें प्रथम नर युग्मक अंड कोशिका ये दोनों मिलाकर जो युग्मनज बनाते हैं वो कैसा युग्मनज होता है, 2n यानी द्विगुणित होता है। ठीक है, और त्रिसमयन यानी हमारा द्वितीय नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होकर क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो कैसा होता है, त्रिसमयन होता है यानी 3n होता है, क्योंकि एक n इसका हुआ नर युग्मक का और 2 द्वितीय केंद्रक के। ठीक है, दोहरे निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड बीज का निर्माण करते हैं। इसके बाद जब फल का निर्माण हो जाता है तो जो हमारे पुंकेसर होते हैं वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। वाहेदल जो हरे रंग का होता है वो भी गिर जाता है, लेकिन कुछ फलों में, सभी फलों में वाहेदल नहीं गिरते। जिसे इसका एक अच्छा उदाहरण हमारा बैगन है। आपने बैगन में जो देखा होगा ऊपर हरे रंग का जो पार्ट लगा होता है वो हमारा क्या है, वाहेदल है। तो कुछ फलों में तो ये गिर जाता है पर कुछ फलों में ये उसी में लगा रहता है। ठीक है, ये हमारा आपका जो चैप्टर लगभग खत्म हो गया। 2 हेडिंग और हैं, जैसे एक हमारा अनिषेक फलन है, उसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, अनिषेक फलन कुछ पौधों में
परागकण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यानी बिना नर युग्मक के, बिना नर युग्मक के मादा युग्मक, ठीक है, स्वयं ही कहते हैं, जो कहते हैं भ्रूण का निर्माण कर देती, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन में बीज का निर्माण नहीं होता है। ठीक, तो इनसे बने जो फल होते हैं वो क्या होते हैं, बीज रहित होते हैं। जैसे हमारा बिना बीज वाला अंगूर, केला, अनानास। ठीक है, इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित नहीं होते हैं। मादा युग्मक से ही, ठीक है, भ्रूण का निर्माण होता है। अगली और लास्ट हेडिंग है हमारी अनिषेक जनन। ठीक है, ये भी अनिषेक फलन की तरह है। बिना निषेचन के अंडे से भ्रूण बनने की क्रिया को ही अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, यानी भ्रूण से युग्मनज का निर्माण, युग्मनज भ्रूण से ही हमारा जो कहते हैं बिना नर युग्मक के मादा युग्मक क्या करती है, भ्रूण का निर्माण करती है। तो इसी हम लोग क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन। अनिषेक जनन किसमें होता है, धतूरा है, आलू है, इन सब में क्या होता है, अनिषेक जनन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया। ठीक है, मैंने इसलिए क्योंकि टाइम आपके पास कम है और मेरे पास भी समय कम है, तो मैं आपको अलग अलग पार्ट में पूरा वीडियो नहीं बना सकती। मैं आपको जब भी दूंगी पूरा एक वीडियो में आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो गया है। ठीक है, इसको इसलिए आप ना, मैंने नोट्स इसलिए बना दिए, तो आप इसको देखिएगा, लिखिएगा और समझिएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, अब आपकी जब भी आएगी वीडियो, चैप्टर 2 की वीडियो आएगी और एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग परेशान मत हुई कि मैम हम लोग का क्लास 12 का वीडियो अपलोड नहीं कर रही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब भी आपकी वीडियो अपलोड करूंगी एक ही क्लास में पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो हमारा यानी 11 वीडियो क्लास में आपके पूरे 11 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो ये आपका चैप्टर फर्स्ट फिनिश हो गया है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।